माई सीआईटी फैकल्टी, माई डाइट फैकल्टी, आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। आज के इस वेबिनार में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पोजीशन पेपर ऑन करिकुलम एंड पेडागोजी। उस पेपर के लिए हमें किस प्रकार की इंटरवेंशन, क्या क्या एरियाज हमें देखने चाहिए। 2005 में जो पोजीशन पेपर आया था, जो एनसीएफ आया था, उसके पर्सपेक्टिव में देखते हुए कि हमारा कितना चेंज आया है, क्या क्या चीजें हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है और पर्टिकुलरली हरियाणा में क्या है, और उसके बाद फिर हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से क्या अपेक्षाएं हैं, और इसके अलावा हम क्या क्या चीजें आने वाले समय में लागू कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। मेन एरियाज जैसे रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, रिडक्शन ऑफ करिकुलम, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, flexibility in course choice, multilingualism, integration of essential subjects, skill and capacities, transforming assessment for student development, sport for gifted children. These are the some of the basic points which were mentioned in the NEP also. So I invite Dr. Rishi Goyal, Director SCRT, to give the opening remarks so that the session could be started. Sir. A very good morning to all. गुड मॉर्निंग सर। परम आदरणीय श्री दिलीप बेतेकर जी आज के नॉट ऑडिबल सर। आ रही आवाज? जी सर आ रही है। हाँ। आज के सेमिनार के प्रमुख प्रस्तोता और इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री सुनील बजाज जी, रविंद्र अलाहाबादी जी, और दूसरे जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं एससीईआरटी के और डाइट फैमिली के, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये जो वेबिनार है, मैं ऐसा मानता हूं कि वैसे तो 25 पोजीशन पेपर्स डेवलप करने की बात एनसीईआरटी ने की है, और उन 25 पोजीशन पेपर्स के आधार पर और नया करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने की बात ये हो रही है। लेकिन उन 25 थीम्स में भी जो आज का विषय है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे बिल्कुल पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर लगता है। हम देखें कि पॉलिसी इस बार बड़ी वंडरफुल पॉलिसी आई है उस सेंस में कि इतनी जो व्यापक बातें हैं, व्यापक एक विजन है, व्यापक एक रोड मैप है शिक्षा में आमूलचूल बदलाव लाने का, उस सारे कथानक को, सारे विषय वस्तु को मात्र 66 पृष्ठों में और समेट देना, ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व, जिसको कहना चाहिए कि कौशल वाली बात थी। और उसमें हम देखें कि जो कुल मिलाकर के पहले 8 चैप्टर हैं वो स्कूल एजुकेशन को डेडिकेटेड हैं, बाद के 7-8 चैप्टर जो है वो हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड हैं, और फिर कुछ ऐसे विषय भी हैं जो कॉमन हैं। लेकिन शुरू के जो हमारे स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं, उनमें भी यदि सबसे बड़ा कोई चैप्टर है, ये तो चैप्टर 4 है, जिसमें करिकुलम और होलिस्टिक डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया है। और एक बड़ी चुनौती हमारे सामने रखी गई है, जिसमें एक विजन हमारे सामने आया है कि अब जो नई पीढ़ी के जो बालक हमारे सामने आएंगे, हमारे संपर्क में आएंगे, हमारे शिक्षकों के सामने, हमारे तंत्र के सामने जो आएंगे, उनमें हमें 21वीं सदी का जो कौशल है वो लेकर के आना है। हमें उनको आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर बढ़ाना है, उनको आवश्यक कौशलों से युक्त करना है। और जो एक बड़ी बात थी कि भारत का विद्यार्थी, उसकी सोच भारत केंद्रित बने, भारत का विचार दुनिया में वो ले जाने वाले वाहक बने। भारत का वैशिष्ट्य किस बात में है, भारत को
अमेरिका बना देना, चाइना बना देना, उसकी किसी की प्रतिकृति बना देने के विचार बहुत बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा रखे जाते हैं। विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर, तरक्की करने के नाम पर दुनिया के किन्हीं देशों की प्रतिकृति बनाने के विचार अब तक हम बहुत सुनते आए हैं और उन मॉडल्स पर काम हमने सुना है। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विद्यार्थियों को भारत को ठीक से समझना, भारत की भूमिका को ठीक से समझना, उसको न केवल समझना, उसको हृदयंगम करना, उसको आत्मसात करना और उसके वाहक बनना, उसका प्रवक्ता बनना, ऐसी बात का विजन देखती है। और निश्चित तौर पर ये कैसे होगा, और पॉलिसी के लेवल पर बहुत बातें हो सकती हैं, संस्थाओं के चलने से संबंधित, संस्थाओं के चलाने से संबंधित, नियम कायदे कानूनों से संबंधित बहुत बारी बातें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि करिकुलम, और सबसे बड़ी ये चुनौती, इतनी सारे आकांक्षाओं को 21वीं सदी के कौशलों से लेकर के और भारत को समझने की बात से लेकर के, और ये जो आंचलिक इतना बड़ा विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो इसमें जो स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाओं के आधार पर और विद्यार्थी की समझ बने। अभी बहुत बड़ी हम देखते रहे हमारे यहाँ जो एक गैप रहा है वो भाषाओं को लेकर के रहा है। उन भाषाओं में, और हम विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, शिक्षक को पढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं, जिस भाषा में विद्यार्थी को समझने में और एक कठिनाई होती है। भाषा ही एक सबसे बड़ा, जिसको कहेंगे बॉटल नेक, अब तक हमारे उसमें रहा है। तो उस बॉटल नेक को एक झटके में दूर करके स्थानीय भाषाओं के आधार पर और ये शिक्षा देने का काम, और भाषाओं को एक उत्सव के रूप में, केवल परीक्षा के विषय के नाते से एक भाषा, दूसरी भाषा, त्रिभाषा सूत्र इत्यादि इत्यादि बहुत तरह के प्रकल्प उपाय हम करते रहे हैं, लेकिन अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको एक उत्सव के रूप में देखने की बात करती है। तो इन सारे विषयों पर मैं समझता हूँ कि हमें और बहुत ही गहराई से सबका मार्गदर्शन होने की आवश्यकता है। और बहुत, जब एक बड़ी बात सामने रखी जाती है, एक बड़ा विजन सामने रखा जाता है, तो हमारे मन में प्रश्न भी बहुत से पैदा होते हैं। इसी प्रकार ये करिकुलम एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, करिकुलम पेडागोजी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको लेकर के भी तमाम प्रश्न हमारे सामने हैं। भाषाओं में को हम अनिवार्यता के नाते से किसको छोड़ेंगे, किसको लेकर के आएंगे, और एक सीमित अवधि में, एक सीमित सेमेस्टर में, एक वर्ष में कितने सारे विषयों को हम समाहित करेंगे। जो विषय हम स्कूल स्तर पर पढ़ाएंगे उनको हायर एजुकेशन के साथ उनका तालमेल कैसे होगा, और व्यावसायिक शिक्षा को हम कैसे समाहित करेंगे। क्या सब विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का हम उस प्रकार का एक ढांचा खड़ा कर पाएंगे, उसके लिए किस प्रकार की हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसे तमाम जो है प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और जब ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं तो हमारे सामने दो तरीके हैं देखने के। हम कुछ विद्वज्जनों के साथ बैठे और उनका सत्संग करें, और उनके सानिध्य में बैठ करके और अपनी अपनी शंकाओं का समाधान करें, या अब तक जो प्रयोग हमने किए हैं, जो उपाय हमने किए हैं, उनमें कहीं हमें सफलता मिली होगी, कहीं कहीं असफल रहे होंगे, उस सारे ऊपर भी एक विहंगम दृष्टिपात करें, बर्ड्स आई व्यू जो है, हम थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें, और अभी तक उन विषयों में जो भी हमने उपादान किए हैं, जो भी हमारे हमारे प्रयत्न हुए हैं, उन प्रयत्नों का प्रतिफलन कैसा रहा है, वे कितनी मात्रा में और जो है और सफल हुए हैं, हमारी बात को आगे लेकर के जाने वाले रहे हैं, और कितनी मात्रा में कुछ गलतियों के कारण से हम उसमें निष्फल हो गए, इस सारे का भी विवेचन बहुत आवश्यक है। तो आज हमारे सामने जो विद्वान वक्ता हमने बुलाए हैं, मित्रों सच मानो मैं बहुत वर्षों से उनसे और बहुत गहराई से प्रभावित रहा हूँ। आदरणीय श्री दिलीप बेदकेकर जी, आप देखिए कि आज जब होड़ ऐसी दिखाई देती है कि 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति, तो कैसे 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाए तो फिर कैसे और किसी नाम पर सेवा का विस्तार पाया जा सके, बहुतेरी दुनिया इसी उहापोह में दिखाई देती है। आदरणीय दिलीप बेदकेकर जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अभी 10 साल का उनका सेवा काल बचा हुआ था, लेकिन सेवा से त्याग पत्र दे करके, और जिन्होंने
शिक्षा के हित में पूरे देश में प्रवास करना, पूरे देश में घूमना, शिक्षकों से बात करना, छात्रों से बात करना, इसको अपने जीवन का मिशन बनाया और बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में ऐसी कार्यशालाएं, वर्कशॉप उनके माध्यम से और हुई हैं, संचालित हुई हैं। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में एक हूँ जिन्होंने उनकी कार्यशालाओं को अटेंड किया है। जो विद्यार्थियों के साथ उनकी कार्यशालाएं होती हैं, हाईली मोटिवेटिंग जिसको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षकों के साथ, प्राचार्यों के साथ, स्कूल लीडर्स के साथ उनकी कार्यशालाएं हाईली मोटिवेटिंग इस लेवल की रही हैं। और शिक्षा में अभी जिस बात की एक घोर शिक्षा का जो ये एक ट्राइंगल बनता है, त्रिकोण बनता है, इसमें एक तरफ शिक्षक है, विद्यार्थी है, पालक है। हम शिक्षक और विद्यार्थी के मुद्दों से तो सारा दिन घिरे रहते हैं। विद्यार्थियों की समस्याएं, विद्यार्थियों की कठिनाइयां, शिक्षकों की कठिनाइयां, शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद, हमारी क्लासरूम टीचिंग बेहतर कैसे बने, उसके तमाम उपाय, पाठ्यक्रम बेहतर कैसे बने। लेकिन एक सीधा सीधा जो तीसरा एक हिस्सा है इस ट्राइंगल का, पालक, उनकी भूमिका, ये हमारे पूरे चिंतन से एक प्रकार से नदारद रही है। या रही है तो कॉस्मेटिक तरीके से हमने कभी कभार कुछ पेरेंट टीचर मीटिंग्स कर ली और यहाँ तक सीमित रही। आदरणीय दिलीप बेदकेकर जी वे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में पालकों की कार्यशालाएं आयोजित की हैं। पालकों के लिए बहुत सारा साहित्य जिन्होंने निर्मित किया है। अभिभावकों के लिए बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने बनाई। मराठी भाषा में उनका एक बहुत पुस्तकें उनकी आई हैं। गोवा के अंदर आपका निवास है तो गोवा सरकार के अंदर जितनी भी और शिक्षा संबंधी जो भी कोई परामर्शदात्री समितियां हैं और शिक्षा का मार्गदर्शन करने की बात है, बहुत वर्षों से आप गोवा सरकार के अंदर उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और संपूर्ण देश में मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय ऐसा होता होगा जब गोवा में आप अपने घर में होते हैं। अन्यथा ये हो सकता है लॉकडाउन के दिनों में उनकी व्यवस्था रही हो घर में कुछ समय रह जाने की, अन्यथा तो पूरे देश में जो है और उनका प्रवास निरंतर आबाद गति से चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं शिक्षक रह करके और पूरे देश में फिर शिक्षकों के साथ संवाद करते हुए देश की शिक्षा के प्रश्नों को जिस गहराई के साथ उन्होंने समझा है, उसका एक कोई दूसरा कंपैरिजन मिलना मुझे लगता है बहुत कठिन काम है। मैं हृदयपूर्वक उनका हार्दिक स्वागत करता हूं एससीईआरटी परिवार की तरफ से, अपने दोनों डिप्टी डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से, और इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि आपका जो हमें और दिशा बोध प्राप्त होगा, जो पाथे हमको मिलेगा आपसे, वो दूरगामी हमारे लिए महत्व का सिद्ध होगा और दूर तलक हमारा जो है वो हमारे लिए उपयोगी होगा। और निश्चित तौर पर हम हरियाणा से एक जो भी ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की बात है, तो डॉक्यूमेंट बनना बहुत आसान होता है और बनाया जा सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन उसको फिर और धरातल पर उतारने का काम, तो जो आपके शब्द होंगे, आपका जो मार्गदर्शन होगा इन लेटर एंड स्पिरिट, उसको हम कैसे लागू करें, इस बात के लिए हम एक बहुत आशा भरी निगाहों से हम आपकी तरफ देख रहे हैं। और मैं आपको भरोसा इस बात का भी दिलाना चाहते हैं कि हमारी टीम मिल करके और उसको क्रियान्वित करने का भी हर संभव भरसक प्रयत्न करेगी। मैं आदरणीय दिलीप बेदकेकर जी का पुनः पुनः और हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 सर, आपकी आ रही है आवाज। नमस्कार सर, आपको सादर नमस्कार। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू माय फ्रेंड एंड डायरेक्टर ऑफ एससीईआरटी हरियाणा डॉक्टर ऋषि गोयल, डेप्यूटी डायरेक्टर जिनसे मेरी केवल बात हुई है, पर्सनली हम कभी मिले नहीं है, कभी आएंगे तो जरूर मिलेंगे। सुनील बजाज जी, ललित जी, जिनके नाम थोड़े अभी ध्यान में आए, इन लोगों को मिला नहीं कभी, लेकिन आई एम जस्ट yearning to meet all of you sometime in the future. So, or the participants, I am told that there are about 30 participants in this meeting. The key persons, ऐसे 30-25 जितने होंगे, लेकिन whosoever is participating in this meeting is the key person. ये जो एजुकेशन NEP है, उस NEP का हरियाणा प्रांत में उसकी जो सफलता है, वो सफलता ये जो आज यहाँ बैठे हुए चुने हुए
लोगों पर निर्भर है। ये तो ठीक है कि उसके आगे वो विद्यालय में जाएगा, क्लासरूम में जाएगा, लेकिन उसका implementation in letter and spirit to a great extent depends upon the team of the SCRT which is participating and which has hosted this program. So I am very much thankful to all of you, all the learned people, all the respected people, and in one sense the gurus in the field of education. आप सब शिक्षा के क्षेत्र में सब गुरु हैं। तो गुरु पूर्णिमा हो गई है, अभी शिक्षक दिन 5 सितंबर को आने वाला है, तो इसके बीच में हम सब मिल रहे हैं। फिर आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार एंड एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड। भारत की शिक्षा के बारे में बहुत मार्मिक शब्दों में किसी ने कहा है कि भारत में शिक्षा है, लेकिन शिक्षा में भारत नहीं। बहुत छोटा सा है, दिस इज ए वेरी स्मॉल सेंटेंस, लेकिन मार्मिक है। भारत में शिक्षा है, लेकिन शिक्षा में भारत नहीं। और all of you will agree with me that we don't see Bharat in the real sense of the term in our entire plethora of education. उसमें दिखता नहीं। दुनिया के अनेक लोग, बड़े बड़े विद्वान, इतिहासकार, वो भारत की ओर देखने की उनकी दृष्टि कैसी है, केवल मैं 2 उदाहरण दूं। एक तो डॉक्टर विल ड्यूरांट, अमेरिका के जाने माने इतिहासकार, जिन्होंने दुनिया के लगभग सब देशों का इतिहास लिखा है। वो कहते हैं इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस। आगे चलकर वो कहते हैं कि भारत से हमने इतना सीखा है, तो वो कहते हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ अस ऑल। आई रिपीट, डॉक्टर विल ड्यूरांट कहते हैं इंडिया इज मदर ऑफ अस ऑल। तो पूरे दुनिया में अनेक देशों में अनेक लोग विद्वान ऐसे हैं जो भारत की ओर देखते समय उनको लगता है कि भारत केवल भारतवासियों की मां नहीं, वो हमारी भी मां है। I will not go into the details of it, but those who are interested, they can refer the book. The title of the book is India, Mother of Us All. इसी नाम की किताब भी। तो ये विल ड्यूरांट की बात। मुझे दूसरा नाम याद आता है, दुनिया के जाने माने मानसशास्त्रज्ञ सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड को मिलने के लिए भारत से महाराष्ट्र के एक व्यक्ति D.G. लिमये, वो उनको एक बार मिले और लिमये जी ने सिगमंड फ्रॉइड से प्रश्न पूछा। वो मन के संबंध में था कुछ, इट वॉज रिलेटेड टू माइंड। Sigmund Freud answered the question of Mr. Limay, and then he quit. Sigmund Freud कहते हैं, इनके ध्यान में आया कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति तो भारत का है, भारतीय है। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं ये जो शास्त्र है मन से संबंधित, मानस शास्त्र या साइकोलॉजी, इसमें हमें जब कभी कुछ तकलीफ आती है, कठिनाई आती है, तो वी रेफर इंडिया, पतंजलि वगैरह इस प्रकार के लोगों को रेफर करते हैं। और आप जो भारत से आए, मुझे ये प्रश्न पूछ रहे और उसका उन्हें अंत में कहा, दैट इज समथिंग वेरी remarkable. He says, gentlemen, Mr. Limay, you had set out in search of river Ganga, but you are faltering, your feet are faltering on the bank of river Thames. फ्रॉइड कहते हैं कि आप गंगा के शोध में निकाले थे, you are set out in search of गंगा, लेकिन आप गुमराह कहीं, you miss your way, and now you have come on the bank of river Thames. गंगा के तरफ चले गए थे, लेकिन आप चुप करके थेम्स नदी के किनारे पर पहुंचे। तो अभी ये जो 2 उदाहरण है, ऐसे तो बहुत उदाहरण दे सकते हैं।
महात्मा गांधी 1930 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सहभागिता करने के लिए लंदन गए थे, तो 1931 में वहां के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उनका एक व्याख्यान रखा था, लेक्चर और उस व्याख्यान का जो विषय था, वो विषय था भारत का भविष्य। तो महात्मा गांधी ने भारत की स्थिति पर वहां प्रकाश डाला। महात्मा गांधी शेड लाइट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंडीशंस इन इंडिया। उसके बारे में उन्होंने कहा, और शिक्षा के बारे में भी कहा। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि आप लोग जब अंग्रेज लोग जब भारत में आए, तब भारत में शिक्षा की बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन आप लोगों ने वो जो भारत का शिक्षा का जो वृक्ष था उसको खोदना, यू स्टार्टेड डिगिंग द रूट्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल ट्री, और वो देखने के लिए, उसकी जड़ देखने के लिए आपने उसको खोदना, उसको डिगिंग करना शुरू किया, एंड देन यू लेट इट एक्सपोज, वैसे आपने छोड़ दिया वो जो अपनी खुदाई की उसके जड़ें देखने के लिए, और वैसे ही वो छोड़ दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस द ब्यूटीफुल ट्री वाज डिस्ट्रॉयड। ब्यूटीफुल ट्री ने भारत का जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरा खत्म हो चुका, खत्म हुआ। यू लेट इट डाई, आपने तो उसको मरने दिया। वहां उसके बाद बहुत चर्चा हुई, बहस हुई, देयर वाज आल्सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और उसके बाद महात्मा गांधी जी को तो समय नहीं था वो सारा टू प्रूव ऑल दिस थिंग्स। उनके जो एक शिष्य थे धर्मपाल, इन्होंने इस पर ही एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ द ब्रिटिश, और उन्होंने ब्रिटिश के ही जो डॉक्यूमेंट्स उसका उससे से निकाल के स्टडी द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ब्रिटिश डिफरेंट कलेक्टर्स, मद्रास कलेक्टर, बंगाल कलेक्टर, उनके जो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसका उन्होंने अध्ययन किया। उसके लिए वो इंग्लैंड में भी गए, वहां जाकर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया, और उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। आप में से बहुत लोग ये जानते भी होंगे। और उस ब्यूटीफुल ट्री में भारत में अंग्रेज आने के पहले किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, इस पर उन्हें प्रकाश डाला है। आपने वो पढ़ा भी होगा। एक केवल उसका तब उस वक्त का जो बंगाल और बिहार मिलके जो प्रोविंस था, तो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं, दे हैव दिस ब्रिटिश पीपल हैव गिवन दिस नंबर, there were approximately 1 lakh schools in Bengal and Bihar alone. Just imagine, केवल बंगाल और बिहार मिलकर जो एक प्रोविंस था, प्रेसिडेंसी थी, उसमें लगभग 1 लाख विद्यालय गांवों में थे। ऐसी बहुत बड़ी व्यवस्था थी लोगों। तो दिस इज द पास्ट, एंड देन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति आ गई है। आज भी अपने देश में विद्वत्ता है, आज भी अपने देश में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये जो भारत में शिक्षा है, लेकिन शिक्षा में भारत नहीं। लंदन में एक विद्यालय है, उस लंदन विद्यालय का नाम है सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर सब बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता है, और वहां संस्कृत पढ़ाने वाले प्राध्यापक का नाम है मिस्टर पॉल। उसका एक पूरा इंटरव्यू आया था, तो उनको किसी ने पूछा कि आप इंग्लैंड के बच्चों को ये संस्कृत क्यों पढ़ाते हो? His answer was, he says, we have been doing this experiment for last 12 years. And based on our experience of last 12 years, we have come to the conclusion that Sanskrit helps the cognitive development of the child. तो इंग्लैंड के बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, वहां के लोगों को लगता है कि संस्कृत हेल्प्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और हम यहाँ संस्कृत की अपने देश में क्या स्थिति है ये हम सब जानते हैं। पूरे विश्व में योग का प्रचार अब चल रहा है, अपने यहाँ योग की क्या स्थिति है ये सब हम जानते हैं। तो these are 2 examples I just narrated
to pinpoint, to highlight my point, to underline my point, that भारत में शिक्षा है लेकिन शिक्षा में भारत नहीं। अभी तक ये स्थिति थी। सो आज ऐसी स्थिति है, नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, there is reflection of Bharat in this policy, which was missing. इसके पहले भी लोगों ने प्रयास किए, लेकिन जिसको हम अंडरलाइन करके कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रयास विवेकानंद से लेकर अरविंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर आप जैसे लोग, अभी आज के लोग, आप जैसे लोगों को, करोड़ों लोगों का एक सपना है। एंड व्हाट इज दैट ड्रीम? विवेकानंद, अरविंद घोष, टैगोर और सब महापुरुष, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनसे लेकर, ये महापुरुषों से लेकर आप और हम जैसे सामान्य जो लोग हैं और जो आचार्य है, सामान्य लोग हैं, उनको लगता है कि भारत का विश्व में एक ऐसा स्थान बनना चाहिए, इंडिया शुड बी एट द हाईएस्ट पेडेस्टल, ऐसा अनेक लगता है, जिसको हम बहुत बार कहते हैं कि हम सब लोग ऐसे हैं, आप सब लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा सपना देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। ये सपना सब लोग देखते हैं, सिरमौर बने, इस प्रकार का सपना देखने वाले करोड़ों लोग आज भारत में हैं। एक उदाहरण में कल ही एक युवा का उदाहरण मेरे सामने आया, वो आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। ये 22 साल का एक लड़का है, कर्नाटक का, उसका नाम है प्रताप, और ये प्रताप एक देहात में रहने वाला, बीएससी कर रहा था, और वो जो स्क्रैप होता है, जिसे हम कहते हैं कि ई वेस्ट, वो ई वेस्ट जो फेंका जाता है, उसको उसकी सहायता से वो लेकर उसने उस पर कुछ काम करना शुरू किया। ही स्टार्टेड मेकिंग ड्रोन्स आउट ऑफ द ई वेस्ट। ऐसे आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रताप ने लगभग 600 ड्रोन्स बनाए। अभी कुछ दिन पहले वो एक जागतिक कंपटीशन में सहभागिता करने के लिए जापान गया था। तो जैसे वैसे किसी प्रकार से उन्होंने इकट्ठा किया, लोगों ने मदद की, वो जापान पहुंचा। बुलेट ट्रेन से, एयरपोर्ट से बुलेट ट्रेन से वो स्थान पर जहां वहां उसको जाना था, तो उसको बुलेट ट्रेन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने 16 ट्रेन बदली। He changed trains 16 times, and then he had to walk ultimately 8 kilometers to reach that particular place where this competition was being held. Competition हो गया और result was declared. तो रिजल्ट डिक्लेयर जो हो रहा था, वहां से नीचे से डिक्लेयर होता, 10वां क्रमांक, 9वां क्रमांक, 8वां क्रमांक, ऐसे। तो उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। was very anxious to see his name figuring in this list, but he did not figure. His name was not mentioned. तो नंबर 2 तक पहुंचे, तब वो बहुत निराश हो गए, उसको लगा कि उसका नाम तो इसमें नहीं आएगा। तो वो वहां जाने की मनस्थिति में तैयारी कर रहा था। एंड टू हिज ग्रेट अमेजमेंट, जॉय, द नेम of the first ranker was declared, and that number 1 was Mr. Pratap of India. ये उसका प्रताप था, प्रताप का प्रताप। 127 देशों के प्रतिनिधि उसमें प्रतिस्पर्धी सहभागी हुए। फ्रांस सरकार ने उसको 16 लाख पर मंथ की सैलरी, 5 BHK का घर और 2.5 करोड़ की कार देने का ऑफर दी। फिर भी इस बच्चे ने, 22 साल के युवा ने, प्रताप ने विनय पूर्वकता से उसको अस्वीकार किया और भारत में लौटा। और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनसे बातचीत की और आज वो DRDO में संशोधन करता है, रिसर्च करता है। नाउ दिस इज द टैलेंट इंडिया हैज। लेकिन ये जो बिखरा हुआ, इधर उधर पड़ा हुआ जो टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। जैसे कि निराला जी की एक कविता है,
वो कहते हैं पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहां ए नादान। अरे तुम्हारे पास ही हीरे की खान पड़ी हुई है, पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहां ओ नादान। और तुम यहाँ इधर उधर कहां खोजते हो, कहां ढूंढते हो। तो भारत के बारे में ये तो हीरे की खान है, और हीरे की खान जो है उसका उपयोग भी होना चाहिए, उसको एक इकोसिस्टम, फेवरेबल कंड्यूसिव इकोसिस्टम भी मिलनी चाहिए, तभी तो जाकर ये जो सारे हीरे हैं उनकी कुछ सार्थकता हो सकती। तो अभी भारत जो यदि विश्व गुरु बनना है तो इसके लिए किनके आधार पर विश्व गुरु बनेगा? इट इज नॉट मटेरियल दैट मैटर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैन, जिसको विवेकानंद कहते थे मैन विथ कैपिटल एम। विश्व गुरु बनने का आधार कौन सा है? विश्व गुरु बनने का आधार हमारी युवा, हमारे लोग और पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या। आज के समय विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो एक्चुअली दे आर द ज्वेल्स एंड डायमंड्स। तो इनके आधार पर, मनुष्य के आधार पर ही, अच्छी जनसंख्या के आधार पर ही यह देश विश्व गुरु बन सकता है। अभी ये मनुष्य के आधार पर यदि यह देश विश्व गुरु बन सकता है तो लॉजिकली दूसरी बात आती है, ये मनुष्य, ये जो लोग हैं जिनके आधार पर देश विश्व गुरु बनने वाला है, वो कैसे बनेंगे? वो मनुष्य कैसे बनेंगे? आई वॉन्ट मैन विथ कैपिटल एम जो विवेकानंद कहते थे, वो मैन विथ कैपिटल एम कैसे बनेगा? वो तो अपने आप नहीं बनेगा। Nature has definitely given something to our people, but whatever has been given to the people by nature has to be nurtured by elders. It has to be nurtured by the elders. It has to be nurtured by the people themselves. So nature and nurture. Nature has definitely given our children lot of talent, but that has also to be nurtured. उसको एक अच्छी इकोसिस्टम मिलनी चाहिए। वो इकोसिस्टम कहाँ मिलेगी? वो इकोसिस्टम मिलने का एक जो स्थान है वो है विद्यालय, हमारे शिक्षा संस्थान, और उसका साधन है शिक्षा। तो अभी देखिए, भारत विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनने के लिए क्या आवश्यकता है? उसका आधार क्या है? उसका आधार है मनुष्य, मैन विथ कैपिटल एम। ये मनुष्य इस प्रकार का कहाँ निर्माण होगा? यू कैनॉट गेट इट रेडीमेड, बने बनाए वैसा नहीं बनता। वो निर्माण होने का, करने का स्थान है विद्यालय, और वहां किनको करना है? ये करना है वहां का विद्यार्थी, वहां का छात्र, और किसके द्वारा? ये शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा ये साधन है, केवल साधन पर्याप्त नहीं, साधन के साथ साथ साधना भी चाहिए। तो वो साधना, शिक्षा यानी साधना भी है, शिक्षा साधन है और शिक्षा एक साधना भी। अब ये शिक्षा किस प्रकार की चाहिए? सहज रूप से मन में प्रश्न आता है कि किस प्रकार की शिक्षा चाहिए। तो कई बिंदु है, इन नटशेल्स, केवल पॉइंट्स हम उस पर हम सोचेंगे। नंबर 1, दिस एजुकेशन हैज टू बी चाइल्ड सेंटर्ड। इट हैज टू बी चाइल्ड सेंटर्ड, बालक केंद्रित होना चाहिए। Unfortunately, what is happening in our classrooms today is everything is teacher centered. शिक्षक केंद्रित सब होता है, बालक को तो केवल पैसिव लिसनर होता है। He is in a receptive position. एक अमेरिकन जर्नल ने बहुत सुंदर शब्दों में, मार्मिक शब्दों में कहा है, what is teaching? ये मार्मिक है थोड़ा सा, इसमें there is humor, pinch of humor here. Don't take it otherwise. वो अमेरिकन जर्नल में कहा है, what teaching क्या है? तो कहते कि प्राध्यापक के नोटबुक में जो कुछ है उसको बच्चों के नोटबुक में पेन के द्वारा ट्रांसफर करना विदाउट एंटरिंग इनटू द हेड्स ऑफ बोथ ऑफ देम, दिस इज एजुकेशन। तो दिस इज समथिंग, दिस इज ह्यूमर। टीचर्स यहां वहां से कुछ कलेक्ट करते हैं, मटेरियल कलेक्ट करते हैं,
क्लासरूम में जाकर वो बच्चों को पास ऑन करते हैं, बच्चे चुपचाप वो लिखते हैं। तो ये जो पद्धति है, passing from the notebooks of the teachers into the notebooks of the students with the help of pen, without entering into the heads of both of them, ये शिक्षा नहीं। आज भी अनेक शिक्षक प्रामाणिकता से काम करते नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन उनका क्या होता है, many teachers are hyperactive, they are hyperactive, they prepare the things and they go to the classroom with a huge bundle, सामग्री लेकर सब प्रकार की टीचिंग एड्स सारा ये लेकर क्लास में जाते हैं, और देन दे स्टार्ट टीचिंग जोर जोर से, प्रामाणिकता से, नो डाउट अबाउट इट, ये करते रहते हैं। लेकिन चिल्ड्रन, टीचर्स आर हाइपर एक्टिव, स्टूडेंट्स आर टोटली पैसिव। तो चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या है, इस ऐसी व्यवस्था हो जिसमें टीचर यदि एक्टिव है तो बच्चा सुपर एक्टिव बने। तो हमें ये एनईपी है, उसमें जो चाइल्ड सेंटर का है, और आगे चलकर हमें जो करिकुलम को जो डिजाइन करना है, उसमें ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हाउ आवर चिल्ड्रन, आवर स्टूडेंट्स विल बिकम मोर एक्टिव, टीचर्स एक्टिव, स्टूडेंट सुपर एक्टिव, शिक्षक से भी आगे वो चलने चाहिए। दूसरी बात, किस प्रकार ये शिक्षा के बारे में अभी हमें जब सोचने के लिए बैठेंगे, पोजीशन पेपर करेंगे और सारा जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो उसके पहले और दूसरी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए इन द लाइट ऑफ दिस एनईपी। वी हैव टू इम्पार्ट द एजुकेशन टू मीट द चैलेंजेस। आज की जो चुनौतियां है, वो चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखने वाले बच्चे, क्षमता रखने वाले छात्र, विद्यार्थी हमें हमारी इस शिक्षा व्यवस्था से, इस करिकुलम से इस प्रकार के बच्चे निर्माण हो। देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस, पर्सनल लेवल बच्चों के सामने चुनौतियां होती है। जैसे कि आज पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स बहुत है, लेकिन उनको काम नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी के पीछे ढूंढ रहे। तो ये जो शिक्षा, ये the students cannot meet their own personal needs। तो ऐसी शिक्षा हो जिसके द्वारा बच्चा अपने व्यक्तिगत जो प्रश्न है, समस्या है, चुनौतियां है, उसका भी सामना कर सके। He should not run away from the challenges, he should not run away from the difficulties and problems, he should face the problems head and square। ऐसे उसको सामना करना है। इस प्रकार उसको किस और कौन सी चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा, एक तो पर्सनल, दूसरा परिवार के लिए भी उसको कुछ करना। he should be an asset to the family। आज हम देखते हैं कि परिवार के लोग बहुत काम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बट दे आर नॉट assets to the family, they become liability to the family। ग्रेजुएट हो गया बच्चा, फिर भी he is an asset, he is not an asset to the family, he is a liability to the family। On the contrary, because he is educated, he is not ready to do the manual work। हाथ में थैला लेकर बाजार में जाना भी वो उसको पसंद नहीं है, वो he considers it is something below his dignity। तो बेचारे माँ बाप खेत में काम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन न तो घर के काम के लिए उपयोग में आते हैं, न पर्सनल कुछ कमा सकते। तो इस प्रकार की शिक्षा किस काम के? तो इस करिकुलम में हमें ये व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें बच्चे को स्वयं पूर्ण हो, स्वावलंबी हो। वो he should be an asset to him, to the family, and then he should also be in a position to meet the challenges before the nation। As I gave rightly now, and just now I gave the example of the Pratap। Now whatever he has done, 600 drones उस प्रताप ने बनाए हैं। Now these drones are going to help us, our people। अभी वो DRDO में संशोधन चल रहा है आगे। हम देखते हैं कि अभी भारत में जो कुछ कश्मीर में जो ड्रोन्स के द्वारा कुछ हमला वगैरह हुआ, ड्रोन्स वहां अभी भी आते हैं,
विदेशों से, कुछ पाकिस्तान से भी ड्रोन्स आते हैं। तो ये these are the challenges, these are the national challenges. Our child, our student should be capable of combating these national challenges. इस प्रकार की अनेक, वो चाहे अन्न की समस्या हो सकती है, वो पेंडेमिक हो सकता है, वो मेडिकल हो सकता है, कुछ भी इस प्रकार की जो जो चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हमारे बच्चों में कैसे निर्माण हो। So right from the school age, our children should be made in such a way, they should be brought up in such a way they are courageous and they are ready to face the problems and challenges. साहस हो, धैर्य हो उनमें। तो करिकुलम में हमें इस प्रकार इसकी बात, यह बात भी रखनी चाहिए। धीरे धीरे उनका शौर्य, धैर्य, साहस कैसे बढ़े, जिसके आधार पर वो अपने व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, अपने गांव की समस्या और इसको भी आगे चलकर देश और विश्व की समस्याओं का भी चुनौती कर सकेंगे। इस प्रकार की क्षमता हमारे बच्चों में कैसे निर्माण हो, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। नॉट ओनली द बुकवर्म्स, तो इसका साधन शिक्षा है, और शिक्षा में भी सबसे महत्वपूर्ण है वो करिकुलम। ये करिकुलम के आधार पर ये जो टूल है, इन्हीं टूल्स को लेकर हमको इस प्रकार के बच्चे की मूर्तियां गढ़नी। उसके बाद आता है स्किल्स ओरिएंटेड। एक सर्वे आया था, उसमें ध्यान में आया कि भारत में स्थिति क्या है स्किल्स को लेकर, क्या कौशल को लेकर, व्हाट इज द पोजीशन। तो ध्यान में आया जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ये जो सारे देश है, साउथ कोरिया है वेरी स्मॉल कंट्री, साउथ कोरिया इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, बट 95% ऑफ द हैंड्स इन साउथ कोरिया आर स्किल्ड हैंड्स। साउथ कोरिया एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहां की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें 95% पीपल आर स्किल्ड पीपल। जापान 85%, कुछ यहाँ हो सकता है कि जापान, जर्मनी, इंग्लैंड 65%, 75%, 80%, 95% इस प्रकार की वहां के लोगों की कुशलता है। एंड व्हाट इज द percentage of the skilled hands in India? It is very difficult to believe, but it is true and it is reality that in India we have only 2 to 3% skilled hands. So in our country there are education institutions, there are students going to the schools and colleges, and every year the people come out, young people, graduates come out, postgraduates come out, engineers come out in a large number from the universities and colleges with their degrees in hand, but they don't have necessary set of skills. There is a dearth of skills. ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। और if you just read the interviews of the great people, उद्योगपति है, स्ट्रेटेजिस्ट है, ऐसे जो बड़े बड़े लोग चिंतन करने वाले, उनके यदि आपने इंटरव्यू पढ़े तो ध्यान में आता है, वो कहते हैं, बड़े बड़े कारखानदार भी कहते हैं कि हमें जिस प्रकार की युवा चाहिए उस प्रकार के युवा हमें नहीं मिलते, हमें जिस प्रकार का मनुष्य बल चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, उस प्रकार का मनुष्य, उस प्रकार का लोग हमें नहीं मिलते। इवन इंजीनियर्स तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव नेसेसरी सेट ऑफ स्किल्स। इसलिए इंडस्ट्री में या अनेक प्रकार के उद्योगों में जिस प्रकार के इंजीनियर, जिस प्रकार के लोग चाहिए, उस प्रकार के लोग नहीं मिलते। सो दिस इज ए पैराडॉक्स, ये जो एक विरोधाभास। तो इसे कुशलता, तो हमें करिकुलम में जैसे जब हम बैठेंगे तब हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की कौशल हमारे बच्चों में राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम केजी, शिशु वाटिका, आंगनवाड़ी से, वहां से लेकर बच्चों में इस प्रकार की अनेक प्रकार की कुशलताएं कैसे बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई विल गिव जस्ट वन एग्जांपल। आंखों का क्या काम है? आंखों का काम है देखना। ना ये देखना, इसके लेकर अंग्रेजी में कितने शब्द है? टू सी, टू लुक, टू व्यू, टू स्टेयर, टू गेज, टू वॉच,
to watch, to observe, to perceive, to visualize. अभी सी से लेकर विजुअलाइज तक इतने सारे शब्द है देखने के लिए, but they are not one and same. The connotations are different. Seeing is different, watching is different. Observing is different, watching is different. Observing is different from watching. Watching is different from seeing. Or perceiving is different from observing, and visualizing is still different from than perceiving. तो ये हायर जैसे सीढ़ियां हैं, to see, to look, to view, to stare, to gaze, to watch, to observe, to perceive, to visualize. And these are all skills related to the eyes. तो हमें बच्चों को किस प्रकार की कुशलता उनकी बढ़ानी चाहिए, वो जो ऑर्डिनरी लेवल पर देखना होता है उस लेवल से लेकर उसको we have to make him capable of perceiving the things, visualizing the things, and those who can visualize, they are called visionaries. So हमारे बच्चे केवल डिग्री होल्डर्स न बने, they should be the visionaries. और यदि वो विजनरी बनने हैं तो उनके लिए आज हम जैसे लोग जो बैठे हैं, these people first have to be the visionaries. विजनरी किसको कहते हैं? Some people see the things as they are. जैसी इसकी वस्तु है वैसे उनको वो देखते हैं. Some people think the thing, see the things as that it could be. समझने की कोशिश. कुछ लोग जो वस्तु दिखते जैसी है वैसी वस्तु दिखती, कुछ लोग उसी वस्तु में ये आगे चलकर भविष्य में क्या हो सकता है ऐसा देखने वाले. These people are called visionaries. And the people who are participating in this seminar today, I believe that they are all visionaries. They should be visionaries. They ought to be visionaries. They have to become visionaries. तो skills, उसके बाद आता है कुछ बातें आते हैं वैल्यूज, मूल्य, मूल्यों की शिक्षा, सब प्रकार की मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलप. हम ये नहीं चाहते कि हमारा बालक हमारा ही शुड भी धीरे धीरे उसका विजन इतना बढ़ता जाना चाहिए कि उसके दृष्टि में विशालता आनी चाहिए, विशाल दृष्टि कक्षा बढ़नी चाहिए. The range of his sight should increase to such an extent that he should be able to encompass the whole world. पूरी दुनिया लो मुट्ठी में जो हम कहते हैं ना, so it's not fun. दुनिया ले जाओ दुनिया मुट्ठी में, या दुनिया को मुट्ठी में ले जाओ. For that he must be able to be the leader of the world. And today अभी भारत का ये जो संरक्षण ये है ना, उसमें भारत की अध्यक्षता, उसकी अध्यक्षता भारत के पास आई है में. This is a great achievement. In that particular field, India is leader. भारत की जो योग की संकल्पना है, दुनिया के 120 देशों ने इसको स्वीकार किया है. तो इस प्रकार से हमारे बच्चे, और हम किसी को आक्रांता के रूप, we don't expect our people to go to any country to conquer the country with the help of the weapons. अटल जी की वो कविता मुझे याद आती है, कोई बतलावे काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जितने का प्रयास. हम किसी दूसरे देश में जाकर दूसरा देश जितना, यह हमारी कामना नहीं है. We are not imperialist. Imperialism is not our motto. हमारे बच्चे यहाँ का जो अच्छा है वो लेकर दुनिया में जाए और वो वहां के लोगों का हृदय जीते. और ऐसा आज भी हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इट इज ऑन ए स्मॉल स्केल. ये जनरलाइज होना चाहिए. इस प्रकार का एक सोच इस करिकुलम में है. सो अपने गांव का जो वो नागरिक है, वहां से लेकर देश का नागरिक, वहां से लेकर उसको सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का नागरिक बना.
इस प्रकार की सोच, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, द्वेष नहीं, हिंसा नहीं, इस प्रकार का एक बालक का निर्माण, तो नेशनल एज वेल एज ग्लोबल सिटीजनशिप दोनों, at a time he is also the citizen of India, and at the same time he is also a citizen of the world who can contribute to the world. इस प्रकार अभी करिकुलम में पहले जमाने में बहुत डिबेट चलती थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते कि रैशनल, वो एक्सपीरियंस को कुछ महत्व नहीं देते थे, रैशनलिज्म, दैट वाज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। कुछ लोग ऐसे थे जो एम्पिरिकल फिलोसॉफी थी, एम्पिरिकल थे, कुछ लोग क्रिटिसिज्म में विश्वास करते थे, वो इंटुइट। हमें ये करिकुलम में इस चारों बात, देयर इज रूम फॉर रैशनलिज्म, देयर शुड बी रूम फॉर एम्पिरिसिज्म, देयर शुड बी रूम फॉर क्रिटिसिज्म एंड आल्सो इंट्यूटिवनेस। तो हमारे करिकुलम में अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी बातें आनी चाहिए। तो ये सारा जो इसमें क्यूरियोसिटी, बच्चों की क्यूरियोसिटी कैसे बढ़े, इसकी व्यवस्था हमें करिकुलम में कहीं ना कहीं करनी पड़े। He should not be a silent and mute spectator. क्यूरियोसिटी, वैसा बच्चा तो क्यूरियस होता ही है। पाउलोस एक राबी इजिदोर नाम के जो जीव शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक, उनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, इजिदोर राबी। और जब उनको फिजिक्स का पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, तो पत्रकारों ने उनको प्रश्न पूछा कि भाई आप हाउ यू बिकेम साइंटिस्ट, आप वैज्ञानिक कैसे बने। सो इजिदोर राबी आंसर्स, वो कहते हैं, मैं जब विद्यालय से घर पर जाता था तो वो जो मेरी माँ थी वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारे पड़ोस में सारे जो जू परिवार थे, वो परिवारों में बच्चों को प्रश्न पूछा जाता था कि आज क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, होमवर्क क्या दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन my mother never asked me what was taught in the school or what was the homework that was given. She never asked. She was illiterate, she was uneducated, but she never asked me what was taught in the school on that day. राबी कहते हैं, when I returned home from the school, my mother unfailingly asked me one question. वो अपने बच्चों को रोज एक प्रश्न पूछती है। वो प्रश्न क्या था? बेटा राबी, did you ask any intelligent question to your teacher in the classroom today? This was the question which was being asked by an uneducated mother. My mother always to ask me, Beta Rabi, did you ask any intelligent question to your teacher in the classroom today? और उसके बाद राबी कहते हैं, I became scientist because of my mother. Mother was uneducated, but she persistently asked the question, did you ask any question to your teacher in the classroom today? And now come to our classroom scenario. Do our children ask the questions in the classroom? Teachers keep on asking the questions. What about the children? So here, problem solving, curiosity, and it is also expected in this education policy that students should ask the question. There should be a shower of questions. There should be firing of questions from the student side. Unfortunately, today, across the country, right from Kashmir to Kanyakumari, and Kutch to Kamrup, in all the classrooms, in all the different languages, the teachers ask two common questions, and the students have the same two common answers. Padate, teachers ask two questions, maybe in Gujarati, Hindi, Tamil, Telugu, Bengali, और किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा के शिक्षक दो प्रश्न पूछते हैं और सारे छात्र हमारे केवल दो उत्तर देते। So the first question of the teacher is, have you understood? पहला प्रश्न होता है, समझ में आ गया, समझ लगा, have you understood? पहला प्रश्न।
और दूसरा प्रश्न होता है एनी डिफिकल्टी, कुछ गड़बड़, कुछ समझ में नहीं आया नहीं, ऐसा है क्या? बस these are the only two questions which are asked by the teachers. And what are the answers? What is the response from the students? तो पहले प्रश्न का बच्चों का उत्तर होता है have you understood? Yes sir. Even though they have not understood anything, they just in chorus say yes sir. Have you understood? Yes sir. And now the teacher community get very much encouraged. They think yes, whatever we have taught is understood by the students. So teachers ask the question, any difficulty? And some teachers ask this question in such a way as if they are holding a gun in their hand, pistol in their hand. Hey, have you understood? Any difficulty? Now the moment the students ask the question with this index figure, children, they withdraw and they say no. When I talk to the students, I have talked to the students from across the country, right from Himachal down to Kashmir, Kanyakumari. Several classrooms I asked these two simple questions to the children in a very affectionate way, informal way. अनौपचारिक बातों बातों में मैंने जो प्रश्न पूछा, have you understood? ऐसा जब आपको प्रश्न पूछते हैं तो क्या have you really understood the things? बच्चे कहते नहीं, कुछ नहीं समझा. And when the teachers ask you any difficulties, don't you really have the difficulties? They say everything is difficult. So now then, why do they say they have understood the things and there is no difficulty? These are the moot questions. These are the most important questions which we have to address. Unless we address such kind of things, the curriculum and the national education policy has no meaning. It is all in futile exercise. तो ध्यान में आया गया मेरे कि ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? It is because there are two fears in their mind. बच्चों के मन में दो प्रकार के भय होते हैं. पहला भय होता है fear of failure. यदि मेरी गलती हो गई तो सब लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे. And fear of being laughed at. सब लोग हंसेंगे. Fear of failure. गलत हो गया, मेरी गलती हो गई. He takes it for granted that before doing something, he assumes that he is a failure. तो ये failure, एक भय उसके मन में जो बैठे हुए हैं बचपन से, वो जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है वैसे उसके मन में these two fears also grow. और आप बड़े लोगों को भी देखते हैं कि वो भी यही करते. तो हमें इस प्रकार के इकोसिस्टम में करिकुलम में बनानी है जिसके कारण बच्चों के मन में अनेक प्रश्न निर्माण हो और वो प्रश्न पूछने का एक वातावरण निर्माण. वो कैसे करें? और ये प्रश्न केवल आगे चलकर सिलेबस आएगा, वो धड़े, वो पाठ लिखे जाएंगे, पाठ के नीचे 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न होते हैं, बस हो गया. read the lesson, then read the question and answer the question. जो 4 प्रश्न दिए जाते हैं ना नीचे, 5 प्रश्न, बस खत्म. ये नहीं है. उनको प्रश्न निर्माण करने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो. और ये बात इसमें कही है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा है कि बच्चों को प्रश्न निर्माण करने के लिए प्रेरणा दें, प्रोत्साहन दें. encourage the children to frame the questions, to coin the questions, and also of course later on to answer the questions. So curiosity. सामान्यतः 3 साल का जो बच्चा होता है वो एक साल में 3,500 प्रश्न पूछता है. Just imagine, the children are so curious. 3-3.5 साल का बच्चा 3,500 प्रश्न पूछता है एक साल में अपने माता पिता से या घर के बड़े लोगों से. And how many questions are being answered by the elderly people? 3,000 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसके 3 प्रश्नों के भी उत्तर हम नहीं देते, पालक अभिभावक नहीं देते हैं, क्योंकि हमें उनके प्रश्न ऐसे लगते हैं, अरे वो क्या पूछ रहे, परेशान कर रहा है. और धीरे धीरे हम कहते हैं कि हम उन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते, इसलिए हम कहते शट अप, कीप क्वाइट. आगे चलकर वो कीप क्वाइट, शट अप, ऐसे सुनते सुनते वो जो विद्यालय में आता है, हायर सेकेंडरी आता है, वो ही शट्स हिज माउथ अप, शट्स अप, वो अपना मुंह बंद करता है. कॉलेज में तो बिल्कुल बंद करता है, कुछ पूछना ही. Have you understood? Yes sir. Any difficulty? No sir. Now this kind of education, it is a whole waste of time, waste of money, waste of energy. ऐसा ही चला आ रहा है.
तो कहीं ना कहीं इस प्रकार ये इसको कहीं ना कहीं एक it is the time has now come. The time has now come to see that there is a paradigm shift. There has been all focus on the teacher. टीचर पर जो सारा फोकस था, टीचर को केंद्रित करके, so there should be paradigm shift. Now the thing should shift from teacher to the students. तो ये बात कैसे हो सकती है? उसमें लॉजिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप विद नेचर है, निसर्ग से जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो सारा निसर्ग है, वो इससे मेरा नाता है. आई एम नॉट बॉर्न इन दिस वर्ल्ड. इस पृथ्वी पर मैं इसका उपभोग लेने के लिए नहीं आया. ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट है कि मैन इज, वो मनुष्य मुख्य है और बाकी सब जो दुनिया में बना है वो मनुष्य के उपभोग के लिए बना है. ये पेड़ है, नदी है, निसर्ग है, मनुष्य के उपभोग के लिए. दिस इज वेस्टर्न कंसेप्ट. एंड व्हाट इज आवर कंसेप्ट? भारतीय कंसेप्ट क्या है? भारतीय कंसेप्ट ये है कि हमें निसर्ग के साथ रहना है. वी आर नॉट अलोन. एक्चुअली हमारे पहले भी निसर्ग नदियां थी, हमारे बाद में भी ये सारा रहेगा. इसलिए ये दृष्टि बच्चों में विकसित हो, लिविंग रिलेशनशिप विद नेचर. और हमारे जो सारे जो उत्सव होते हैं, कल नाग पंचमी है, जो वृक्षों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, इसको रैशनल दृष्टि से हम बच्चों के सामने कैसे, और जिसकी आवश्यकता केवल हमारे पूर्वज ये करते थे, इसलिए हमें ये करना, गंगा में स्नान, गंगा की पूजा, नर्मदा की परिक्रमा, या पशु पक्षियों की हम पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं. ये करने के पीछे विचार क्या है? So today we have to explain the things in terms of science in a rational way, logically. एक जमाना था, हम सब बच्चे थे तब, ये करो, क्यों करे? हम करते थे. कारण क्या था कि हमारे बड़े लोग घर से करके कहते कि ये करो. So we never challenge our parents, our elderly people. But now the things have changed. If you ask your child to do something, if you ask your student to do something, sometimes they may not ask you, but they have a question, क्यों करना भाई? And if they do not get satisfactory answer, वो कहते कि ये तो सारा बंडल है, this is all बंडल, ये सारा, उसमें कुछ अर्थ नहीं, निरर्थक है, ये अंधश्रद्धा है. यहाँ तक बच्चे कहने लगते हैं. अरे भाई, अंधश्रद्धा नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है. वो विज्ञान की बात हमें बच्चों के सामने हम कैसे रखें? दिस इज अ चैलेंज बिफोर द पर्सन हु आर गोइंग टू डील विद दिस करिकुलम. वो ऐसे कैसे रखें? लॉजिकली, विज्ञान के आधार पर उनको ये, then they will accept it. Otherwise no, they will not accept it and we cannot force them to accept it. हमारे देश में एक बहुत बड़ा जो लैक्यूना है वो है, इंडिविजुअली पीपल आर वेरी कैपेबल. एक एक व्यक्ति इतना बहुत श्रेष्ठ होता है, बट व्हेन इट कम्स टू टीम, बहुत कठिन. सबको मिलकर काम करना, ये हमारे आदत में. Whereas Western countries, these people, they know how to work in the team. सबको मिलकर काम करना, ये बहुत अच्छा. हमारे यहाँ ये नहीं. No, there are some things, there are some concepts from West which we have to adopt. Not that tie. हमने क्या adopt कर लिया? उनका कोट adopt किया, उनका tie adopt किया. उनकी डिसिप्लिन हमने को adopt नहीं की. उनके ये जो सिटीजनशिप, सिविक सेंस उनका जो होता है, स्वच्छता के बारे में इतने जागरूक ये लोग होते हैं, वो हमने कहीं नहीं. तो हमने उनके केवल कपड़े लेके, उनकी भाषा लिए, इससे कुछ मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं होगा. तो ये टीम स्पिरिट, किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, व्यंगात्मक है, टेक इट इन अ लाइटर वे. इफ देयर आर टू ब्रिटिश, if there is one British or one Englishman, is it, यदि ये होता है तो वो ट्रेडर होता. यदि if there are two Englishmen, दो लोग इकट्ठा आ गए, तो they will form a company, British East India Company. If there are three Englishmen, they will build an empire. तीन अंग्रेज लोग इकट्ठा आ गए तो they will build an empire. See, English people have built empire in different parts of the world. Asia, Africa. Now that is something we have to take note of it. Then German लोगों के बारे में कहा, if there is one German, he is a soldier.
If there are 2 Germans, there is conspiracy, and if there are 3 Germans, there is a world war. There is a war. ये जर्मन के लोगों के बारे में कहा और हमारे बारे में भी कहा. If there is one Indian, he is a philosopher. हमारे देश का हर व्यक्ति एक फिलोसोफर है, दार्शनिक है. कहीं भी जाओ आपको लोग बहुत फिलोसफी बताएंगे. If there is one Indian, he is a philosopher. If there are 2 Indians, if there are 2 Indians, there is a वो क्या होगा वहां मेरी बात सही है, आपकी बात सही, इस पर डेलिबरेशन डिस्कशन यही होगा. एंड इफ देयर आर 3 इंडियंस, देयर इज chaos एंड कंफ्यूजन. तो ये एक संघ रहेगा, टीम बिल्डिंग, मिलकर काम करना. और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बार कहते थे कि हमें वी हैव टू टीच आवर पीपल टू हाउ टू वर्क इन अ टीम. सो ये टीम वर्क, कोलैबोरेशन. आज की दुनिया ऐसी है कि अकेले काम नहीं कर सकते. वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद समबडी. तो इसलिए इस शिक्षा पॉलिसी में ये भी आया है कि शिक्षा में विद्यालय को, सब समाज को, अनेक कंपोनेंट्स, इनको लेकर, इनको कोलैबोरेट करके हमें आगे बढ़ना है. इसलिए बात आई है गांव के जो लोग होते हैं उनको भी हमें साथ लेकर इस शिक्षा में, उनको भी साथ में लेकर जाना चाहिए. ये बात आई है. ऐसी बहुत अच्छी बातें हैं. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, इसकी चर्चा, इसका उल्लेख सुनील जी ने भी पहले किया है. इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी का भी उन्होंने बात की है. तो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज नो रिजिड हार्ड एंड फास्ट. आर्ट, साइंस, कॉमर्स ऐसा पहले जो होता था ऐसा कुछ नहीं है. तो ये सब विषय एक दूसरे से जुड़े हैं. और एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे? जैसे कि मान लो एक कोई पार्ट मुझे पढ़ाना है, चाहे भाषा का पार्ट पढ़ाना है, चाहे नारियल का पेड़ नारियल या आम का पेड़, इसके बारे में मुझे कुछ एक पार्ट है, तो इसको लेकर हम इसे विज्ञान जोड़ सकते हैं, भाषा जोड़ सकते हैं, विज्ञान जोड़ सकते हैं, मैथमेटिक्स जोड़ सकते हैं, बॉटनी जोड़ सकते हैं, जो अनेक प्रकार के विषय उसे जोड़ सकते हैं. तो दीज आर इंटर रिलेटेड. तो ऐसे हमारे जो करिकुलम में विषय आगे चलकर विषय आएंगे तो एक दूसरे से उनको कैसे जोड़ना. एंड एवरीथिंग नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जामिनेशन. एवरीथिंग इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन, सेटिंग द क्वेश्चन पेपर एंड आस्किंग द क्वेश्चन. ये हो सकता है इस पर प्रश्न ना हो, लेकिन ये इंटीग्रेशन सब बातों का, विषयों का एक दूसरे से. नहीं तो ऐसा लगता है कि कई बार लोग पूछते हैं, मैं तो आर्ट्स का विद्यार्थी, व्हाट इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर मी, गणित का मुझे क्या उपयोग. कई बार लोग, आई वाज टीचिंग हिस्ट्री, and when I was teaching history in college, when there were many students who used to come there, and when I asked them, how many of you did not like history, many students raised their hands and they said they did not like history. अभी यहाँ तो लेना ही पड़ेगा. तो मैंने पूछा क्यों भाई आप हिस्ट्री क्यों नहीं पसंद करते? तो वो कहते थे कि वो we have to remember names and dates and so thing. विद्यार्थी ऐसे भी थे, these are the things of the past, ये तो पुराना हो गया, अभी इससे क्या करना है वैसे. तो मैंने उनसे पूछना प्रारंभ किया कि आपके घर में कौन कौन रहता है. तो बताते माता पिता. तो उनके आपके दादा कौन थे, आपके नाना कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कौन सा उद्योग धंधा व्यवसाय करते थे, वो कहाँ से आकर इस गांव में सेटल हुए. ऐसे प्रश्न पूछते कितने लोग हैं, वो क्या क्या करते हैं. तो ये क्या हो गया, ध्यान में आता है, अरे भाई आपने आपके परिवार की हिस्ट्री बताई मुझे. Now you have told me the history of your family. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या पूछता है? डॉक्टर पूछता है ये कब खाया है, क्या खाया था, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सिम्टम्स क्या है. What is this? वो रिकॉर्ड कर रखते हैं. No, what is this? History of the patient. तो हर विषय की हिस्ट्री, इतिहास है. गणित का इतिहास है, फिजिक्स का इतिहास है, भाषा का इतिहास है, हर बात का. गांव का इतिहास है. ये गांव, जिस गांव में आप रहते हैं वहां पहले कौन रहते थे, आप कब रहने आए, उसके पहले कौन रहते थे, गांव की स्थिति कैसी है, गांव में क्या क्या है, गांव में मंदिर कितने हैं, गांव में विद्यालय क्या, गांव में ये सारा क्या है. दिस इज हिस्ट्री. आपके विद्यालय के इतिहास है. हिस्ट्री ऑफ योर स्कूल. आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का भी इतिहास है.
So can you differentiate, can you snap the your relationship with the history? इतिहास से अपना नाता ऐसे तोड़ सकते कि नहीं? मेरे घर का इतिहास है, मेरे विद्यालय का इतिहास है, मेरे गांव का इतिहास है, मेरे परिवार का इतिहास है, जहां मैं पढ़ता हूँ इस इंस्टीट्यूशन का इतिहास है। आप जो SCRT है, SCRT का भी इतिहास है, उसके पहले डायरेक्टर कौन थे और क्या क्या उन्होंने किया, दिस इज ऑल हिस्ट्री ऑफ SCRT। तो ऐसा कहीं नहीं, ये हिस्ट्री से कोई नाता नहीं, केमिस्ट्री से किसी का नाता नहीं, इतिहास का किसी से नाता नहीं, गणित का किसी से नाता नहीं। नहीं, I have nothing to, I am the student of say science, I am not interested in say music, no, there is a very close relationship between mathematics and music। ये भी इस पर, ये भी इसमें है। तो ये सारी बातें how we shall keep before, कैसे व्यवस्था रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मल्टीलैंग्वेज टीचिंग, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात आई है, मल्टीलिंगुअल टीचिंग। उसमें एक कहा कि देयर शुड बी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू स्टेट्स। मान लो मैं गोवा का हूँ और मेरा पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, तो मेरे गोवा के बच्चों को कन्नड़ समझ में आनी चाहिए। कुछ बच्चे शुड नॉट consider it as an alien language and mock and tease and ridicule the language. There is a tendency among the people, including we the people of Goa and Maharashtra, of ridiculing the southern languages. वो तेलुगु हो, तमिल हो या कन्नड़ हो, मलयालम हो, उनके मजाक उड़ा, उपहास करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। On the contrary, I am ashamed that I don't know anything about Tamil. तमिल का मुझे कुछ भी समझ में मैं नहीं समझता हूँ, एक शब्द भी तमिल का मुझे समझ में नहीं आता, इसकी मुझे लज्जा लगनी चाहिए। Don't say it proudly, I don't know, I know only Hindi, I know only English, ऐसा नहीं चलेगा। तो बच्चों में ये बात आनी चाहिए, इसलिए ये इन लैंग्वेजेस का आया है। पेडागोजी में जो ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग की बात आई है, क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैंने बताया एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्चुअली वो आगे चलकर क्लासरूम में जब ये सारा शुरू होगा, करिकुलम तो ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल मेथोडोलॉजी होगी, पेडागोजी, वो तो टीचर को कैसे ये सारी बातों का क्लासरूम में उसका क्रियान्वयन करना, इसके लिए हमें वी हैव टू ट्रेन अवर टीचर्स। तो उनका पहले तो ये जो सारा यहाँ भरा है तो उखाड़ कर फेंक देना। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, थॉमस, मुझे लगता है थॉमस प्राइड, उन्होंने कहा है, जिन्होंने किताब लिखी है द वर्ल्ड इज फ्लैट, तो वो एक स्थान पर बहुत सुंदर शब्दों में कहता है, दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड टुडे नाउ। वो कहते हैं, हु इज द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का सबसे अनपढ़ व्यक्ति कौन है? तो एक जमाना था को जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसको हम अनपढ़ कर इलिटरेट कहते हैं, इसलिए लिटरेसी प्रोग्राम लेना पड़ा, आज भी लेना पड़ता है। उसके बाद बहुत सालों के बाद बहुत सारे लोगों को लिखना पढ़ना आ गया, फिर हम जैसे लोगों को भी लोग कंप्यूटर आ गया और हम जैसे लोग अनपढ़ हो गए, कंप्यूटर इलिटरेट। Then they started asking the question, are you computer literate or computer illiterate? इंटरव्यू में प्रश्न पूछने लगे, do you know computer, are you computer literate or illiterate? So computer literacy, पहले तो शब्द लिखना पड़ेगा, बाद में कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर इलिटरेसी। ये कहते हैं who is the illiterate of the 21st century? वो कहते हैं the illiterate of the 21st century is the person who cannot learn, unlearn and relearn. These three terms are very important. We have to learn anew. Says all of us, we have very vast experience in education. ठीक है, वो सारा पुराना है। Now what we have to do? We have to clean the slate, unlearn whatever we have learned so far. We have to unlearn and relearn and learn again, anew, learn anew. नए सिरे से फिर से सीखना, learn, unlearn, मिटाना और relearn, ये प्रोसेस चलता रहेगा। learn, unlearn, relearn.
लर्न, अनलर्न, रीलर्न, ये चलते रहना। जब तक हम जीवित है तब तक ये सारा चलते रहना चाहिए। पेडागोजी में भी ये आर्ट, स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग इज टेकिंग सेंट्रल स्टेज नाउ इन दिस पॉलिसी। स्टोरी टेलिंग इज टेकिंग अ सेंट्रल स्टेज। स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पंचतंत्र एक कहानियों के द्वारा वो राजपुत्रों को पढ़ाना उन्होंने किया। नाउ इट इज कमिंग बैक। बच्चों को स्टोरीज अच्छे लगते हैं। चिल्ड्रन लव स्टोरीज। सो हाउ कैन वी टीच द चिल्ड्रन विद द स्टोरीज? और एक बात, अच्छी बात आई है इसमें पेडागोजी में तो कि हम केवल आचार्य टीचर्स पढ़ाते हैं, तो पीयर ट्यूटरिंग की बात आई है। बच्चे अपने ग्रुप में एक दूसरों को पढ़ाएं। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सुभाषित है, उसमें कहा है कि we learn 25% from the teachers, we learn 25% from the student, from our friends, peers, classmates, we learn 25% from our own experience, and we learn 25% from the efforts. So actually, how much do we learn from the teachers? Only 25%. And we are supposed to learn 25% from our friends. But in our present education system, in our present pedagogy, there is no scope or there is no room to teaching each other. Now, this is something very important which has been included this time. So pedagogy में सारा दिन केवल टीचर पढ़ा रहा है and getting exhausted at the end of the day. ये भूल जाना चाहिए। और टीचर ने कुछ पढ़ाया, बच्चों को आपस में आप एक दूसरों को सिखाओ, पढ़ाओ। So then they will come to the teacher actually. यदि ये हो जाए तो burden of the teacher will be necessary, which will be lessened, and the teaching and the learning process will be very active. एक स्थान पर किसी ने प्रश्न पूछा, विद्यालय में गए और विद्यालय में उन्होंने प्रश्न पूछा, is your school learning school or teaching school? आपका विद्यालय किस प्रकार का विद्यालय? Is it a learning school or teaching school? Most of the schools in our country are teaching schools. We have to make them learning schools. इसलिए learn to learn. This is something very important. मैं ये कार्यक्रम भी इस पर एक कार्यशाला की बात मेरे मित्र ऋषि जी ने कही कि वो जहाँ प्रिंसिपल थे तो वहाँ विद्यालय छात्रों के लिए हमने एक वर्कशॉप किया था। उस वर्कशॉप का नाम था लर्न टू लर्न। We as teachers are not here to teach them subjects. वो तो ठीक है, लेकिन primarily the teachers have to teach the students how to learn. कैसे सीखें, कैसे पढ़ें? Because if they know how to learn, then they will stand on their own. अंग्रेजी में वो सुंदर शब्दों में कहते हैं, give me a fish, I eat one day. Teach me fishing, I eat every day. If you give them ready-made answers, it is giving them ready-made fish. But if you teach them how to find out the answers, it is teaching them how to fish. So we should not give the children everything ready-made. We have to teach them how to get it for themselves. So that's why this promotion of और एक बहुत सुंदर कल्पना आई है, which is very favorite, my favorite concept, bagless day. तो bagless day का दिखने में तो अच्छा लगता है, bagless day बच्चा बस्ता नहीं लेना, एक सप्ताह में एक दिन बस्ता नहीं लाना, लेकिन to engage the children without the books or without a bag is going to be a great challenge before the teachers. शुरू में उनको लगेगा बहुत अच्छी कल्पना है, nothing teaching है ही नहीं, लेकिन then they will fail in engaging the children, meaningful engagement of the children in their meaningful activities. ये यदि नहीं हुआ तो the purpose of bagless days वो खत्म हो जाए। तो bagless day के लिए भी सोचना पड़ेगा। एक दिन बैगलेस करना है तो 6 दिन उसके पहले सोचना पड़ेगा। और इसके लिए टीचर्स, ये जो अपने प्रमुख लोग आप जो सब लोग बैठे जो इस पर सोचेंगे, इनको सोचना पड़ेगा कि इसका क्रियान्वयन कैसे। तो ऐसी सारी बातें, कुछ बातें मैंने आपको बहुत समय लिया है। सो आफ्टर ऑल सेड एंड डन, पॉलिसी तो एनईपी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पहले भी ऐसे बहुत अच्छे सुझाव आए, लेकिन when it comes to execution and implementation part of it, we have seen utter failure.
अटर फेलियर। तो इसलिए अभी भी ये जो पॉलिसी आई है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो उसकी जो सफलता है, इट डिपेंड्स टोटली एंड सोनली ऑन द टीचर्स। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, आई वुड लाइक टू रिपीट इट वंस अगेन हियर, शिक्षक बदला तो शिक्षा बदलेगी। ऊपर वाले पॉलिसी के और बहुत सारे बदलाव हो चुके, लेकिन उसका कक्षा में क्रियान्वयन करने वाला है व्यक्ति है वो टीचर। ये he doesn't change himself। तो सारा पॉलिसी 5 साल वो सारा चलता रहा, अभी भी 2 साल हो गए और इसको इतना सारा क्या क्या कितने सेमिनार्स, वेबिनार्स और क्या क्या, it is all going to be futile if the teacher doesn't take it in letter and spirit। तो वो कैसे ले, सबसे ज्यादा चिंता करनी पड़े क्रियान्वयन। तो ऐसा लगता है कि शिक्षक को पॉजिटिव कैसा ले, लेटर एंड स्पिरिट कैसा ले, उत्साह से वो उसका क्रियान्वयन कैसा करे, ये महत्वपूर्ण बात। एक्चुअली व्हाट इज दिस पॉलिसी, मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक गांव में एक साधु आए और वो साधु का प्रवचन सुनने रात में सब लोग, गांव के लोग इकट्ठा गए। तो जाते समय उन सब लोगों को साधु ने मुट्ठी में अपने कुछ दाने, चने दाने, नॉट बॉइल्ड और फ्राइड, ऐसे नहीं, ऐसे दाने उनको दे दिए हर को प्रसाद, और उनको कहा कि जब मैं अगली बार आऊंगा तब तक इनको बचा के रखना, चना हो या कुछ भी हो, ये लीजिए, और जब तक मैं लौटूंगा तब तक इसको बचा के रख। और सब लोग घर गए और साधु महाराज ने जो चने दाने दी थे वो साधु का प्रसाद समझ के उसको बांध कर भगवान के स्थान पर वहां पूजा करते थे, वहां उनको रख दिया, पूजा करते रहे। भगवान ने दिया है, साधु ने दिया है ये प्रसाद, उसको संभाल के, वो जब आएंगे तब तक संभाल के रखना चाहिए। तो ऐसा सारा चलता रहा। 1-2-3 साल के बाद साधु वो फिर उस गांव में आ, फिर लोगों रात को इकट्ठा हुए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या मैंने जो दाने दिए थे, चने दिए थे, वो कितने लोगों के पास है? वो तो सब खत्म हुए थे, वो ऐसे बचते थोड़ी, चूहे ने खाए थे या तो उसका कुछ भूसा बन गया था, पाउडर बन गई थी, किसी के पास नहीं थे। एक किसान ऐसा था, वो कहता कि महाराज जी मैं आपको यहाँ नहीं मेरे पास, लेकिन यदि आप मेरे घर आते तो मैं दिखा सकता हूँ। तो साधु महाराज चलो देखेंगे, और उस किसान के साथ वो उनके घर गए तो उसका जो कुटी थी उसमें उन्होंने चने की बोरियां भरी थी। साधु बहुत संतुष्ट हो गए। उस किसान ने क्या किया था, बाकी लोगों ने उसकी पूजा की, उस किसान ने साधु ने दिए जो चने थे, दाने थे, वो उसने बोए, उसके सफल फल ये आ गया, the crop, he got the crop. Then again he sowed the same thing, again he got the crop, and then he had bags of these grams. This is the only farmer who had understood the message of the sadhu in letter and spirit. उसी प्रकार से ये जो बड़ा पॉलिसी जोरदार, मुझे बहुत बार ऐसा भी लगता है, हंसी भी आती है, इसके जोर शोर से सारा हो रहा है। ये पॉलिसी है सारा आप लोगों के पास, उस साधु ने जैसा दिया था दाने वैसा दिया है, उसको क्या करना ये आप तय करेंगे। यहाँ पे ने प्रमुखता से हरियाणा के बारे में कहा जाए तो आप जो 30-35 लोग हैं, और वो जाकर नीचे तक विद्यालय तक प्राचार्य, अपने अन्य अधिकारी, आपके नीचे जो बाकी जो सारा स्ट्रक्चर होता है, उन तक पहुंचाने और कक्षा में आचार्य तक पहुंचाने का दायित्व आपका है। तो दिस इट डिपेंड्स अपॉन। आई वुड लाइक टू एंड विद वन मोर स्टोरी। हम जस्ट वी एक्चुअली ऑल ऑफ अस वी नो द स्टोरीज, वी हैव रेड द स्टोरीज। पहली है आप सब लोगों ने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। तो भस्मासुर नाम का जो असुर था,
उसने भगवान शिव से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? जिसके सर पर हाथ रखूंगा उसका भस्म हो जाए। भगवान भोले भाले सांब सदाशिव ने दे दिया, ठीक है, पता उसको। अभी वो असुर लोगों के सर पर हाथ रखने लगा। हाँ, जैसे वो सर पर हाथ रखता था उसका भस्म हो जाता, उसको बड़ा मजा आता था। दूसरे के पीछे लगता था, उसको बड़ा मजा आता। He was enjoying when the people were getting burnt, भस्म, they were reduced to the ashes. He was enjoying, and then he became a great threat to the mankind. इतना ही नहीं, वो आगे चलकर शिव जी के जिन्होंने उनको दिया था वो वरदान उसके पीछे भी लगे। तो इसलिए जिसके सर पर उसका हाथ रहता था उसको भस्म होता था, इसलिए भस्मासुर। So it is called भस्मासुर touch. And there is another story, मिडास touch. मिडास नाम का राजा था, वो स्टोरी आप सब जानते हैं। वो उसने भी एक वरदान प्राप्त किया था कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूंगा उसका जिसको मैं हाथ रखूंगा स्पर्श करूंगा उसका सोना बन जाए। तो वो टेबल को हाथ लगाया तो सोना बन गया, पेन को हाथ लगाया सोना बन गया, प्लेट को हाथ लगाया सोना बन गया। उसकी इकलौती बेटी आई तो उसको हाथ लगाया, उसकी भी सोने की स्टेचू बन गया। then he realized his mistake. खैर वहां से इसलिए वो वहां से दो शब्द पर मिडास टच। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके हाथों में इस प्रकार के अद्भुत शक्ति होती है कि वो कोई भी चीज हाथ में लेते हैं। वो वस्तु हो सकती है, वो विद्यालय हो सकता है, वो कोई संस्थान हो सकता है, वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई देश हो सकता है। जो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने हाथ में लेता है तो उसका because of his Midas touch it is converted into the gold. दूसरा है भस्मासुर टच। जिसको ये भस्मासुर टच वाला स्पर्श करेगा उसका भस्म हो जाता है। Now it is for us to decide what kind of touch we are going to have and what kind of touch we are going to give to our team down. इसकी चिंता हमें करनी। Then and then alone we can say ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी भी इसी प्रकार की है। Either if a person with a भस्मासुर touch touches it, उसका सारा मिट्टी बन जाएगी। But if a person who has a Midas touch, if he touches it, implements it, उससे उत्कर्ष हो जाए। तो मुझे लगता है आप सब बड़े विद्वान हो, अभी विद्या के क्षेत्र में एक्चुअली वो सारा स्ट्रक्चर जो रन करना पड़ता है इसमें आप सब माहिर हो। मुझे तो इस प्रकार का कुछ अनुभव नहीं, तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आई एम कुछ यदि इधर उधर हो गया तो मुझे विश्वास है कि आपको you will forgive me. Thank you very much for giving me an opportunity. Try your best. God will do the best. Thank you, sir, for your wonderful Meeting talk today. Thank you, sir, for guiding us and motivating us for this wonderful discourse. And we found it a really very exemplary talk, as you mentioned, by giving lot of examples. जो आपने शुरुआत की कि भारत में शिक्षा और शिक्षा में भारत, और उसका उदाहरण देकर कि योग में हम सबसे पारंगत हैं, लेकिन सारे देश अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में योग शिक्षा की स्थिति क्या है। इसी प्रकार कैसे हमारे बच्चे देश के सामने आने वाली समस्याएं, चाहे अभी ड्रोन की समस्या, पैंडेमिक, फूड सिक्योरिटी, तो आपने कहा कि बच्चों के अंदर वो काबिलियत पैदा की जाए कि कैसे हम एक रटंत प्रणाली से हटकर कैसे बच्चों को एक 21st सेंचुरी स्किल्स, जो लॉजिकल थिंकर बच्चे सोचें, बच्चे इन ड्रोन जैसी समस्याओं को, पैंडेमिक जैसी समस्याओं के बारे में एक नई चीज सामने लेके आए। ऐसा हमारे बच्चों के अंदर ऐसे बच्चे करने के काबिल हों, सामर्थ्य हों। स्किल के बारे में आपने बात की, स्किल कैसे कोरिया में 95% पीपल आर स्किल्ड,
और हमारे इंडिया में इसकी कितनी आवश्यकता है, और उसका बेहतरीन उदाहरण आपने दिया कि कैसे देखना, सीइंग एंड जो आपके 5-6 वर्ड्स थे जैसे लुक, स्टेयर, ऑब्जर्व, इनका सबका डिफरेंट मीनिंग है। तो दीज आर द स्किल्स ऑफ आइज। तो ये सभी उदाहरण के साथ आपने अपनी चीजों को सामने रखा। चाहे आप वैल्यू एडिशन की बात करें तो वैल्यू में कैसे आपने हमें नेशनल और ग्लोबल लीडर बनना है, हमें ग्लोबल सिटीजन बनना है। आपने बात की कि बच्चे को कैसे प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करें। आपने बात की कि बच्चों के अंदर कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लेके आए। हमारे बच्चे जो टीचर के 2 क्वेश्चन है, डिड यू अंडरस्टैंड का आंसर है यस, और जो बच्चों का आंसर है कि एनी प्रॉब्लम, नो। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चीजें आनी चाहिए, ये प्रश्न आने चाहिए, टीचर को बच्चों को पूछना चाहिए। बल्कि मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि टीचर के अंदर ये ऑब्जर्वेशन की पावर खुद ही होनी चाहिए। जब बच्चे, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की जब आपने बात की, तो बच्चे जब खुद कार्य करेंगे तो टीचर की अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको खुद ही पता लग जाना चाहिए व्हाट आर द डिफिकल्टी। नो नीड टू बी, इट इज टू बी टोल्ड बाय द स्टूडेंट्स, इवन द टीचर शुड ऑब्जर्व। टीचर को आप एक अपॉर्चुनिटी, एक टास्क देकर बच्चों को, और उससे खुद ही ये जान लेना चाहिए जो सीसीई की परिकल्पना थी कि टीचर ये खुद जान जाए कि मेरे बच्चे कितना समझ पाए हैं और कहां कहां उनको समस्या आ रही है, और वो अगले दिन रिफ्लेक्ट करके नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आए। बहुत ही बढ़िया आपने उदाहरण दिए। आपने बात की बजाज जी, कुछ क्वेश्चन अगर हैं लोगों के, पार्टिसिपेंट्स के, वो ले लें अगर किसी के डाउट्स हैं। ओके सर, राइट सर। मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर रहा था। चलो एक बार सर, एज directed by director sir, I invite now all the members, because it was a wonderful talk and you may have some questions already in your mind. Most of them will be solved, but even then you may have many questions. Then you please ask. In the meantime, I will see the chat also. If there is any question, please ask your question. हेलो, नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। तो बहुत धन्यवाद, आज दिलीप जी से मिलवाया और इन्होंने जिस प्रकार की बातें हमको कही हैं और जिस प्रकार का विश्वास दिलाया है, जिस प्रकार का हमारे पोजीशन पेपर्स तैयार करने हैं, सब कुछ इन्होंने गाइड किया है। इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमने जो अपने अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे स्किल्स को जोड़ना है, वो पोजीशन पेपर्स कैसे तैयार करने, वो भी हमें इनकी बातों से क्लियर हो गया। और शिक्षा में भारत की बहुत बड़ी बात जो दिलीप जी ने कही है वो बहुत कमाल है, क्योंकि हमारे पिताजी स्कूल नहीं गए, अनपढ़ थे, लेकिन जब वो हमें बैठ करके बताते थे आपके दादाजी इतने ईमानदार थे, आपके दादा इतने न्यायप्रिय थे, आपके दादाजी जोड़ते थे हमारी स्कूलिंग शिक्षा को संस्कारों के साथ किस प्रकार से। तो वैसे ही हम अपने जो प्राचीन वैल्यूज हैं, हम देखें चाहे गुरुकुल के समय में देखें कि वहाँ पर मैं बच्चा था जब उस समय देखते थे कोई बच्चा इन स्कूलों में नहीं पढ़ता तो उसको कहते इसको गुरुकुल में भेज दो, और जब वो बच्चा निकल करके गुरुकुल से आता था तो आज गुरुकुल का कोई भी छात्र मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जिसने समाज में उसका योगदान ना हो। तो ये वही एक पद्धति थी और उसको हमने किसी न किसी कारण से कहीं गलत इम्प्लीमेंटेशन के कारण से या हमारी गलत धन्यवाद राजेंद्र जी। प्लीज लेट अदर पार्टिसिपेंट। आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी प्रकार से हम लोगों को मोटिवेट करते रहें। और मेन विषय यही है कि हम किस प्रकार से आपकी बातों को इम्प्लीमेंट करें। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमसे हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो जो चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं, तो हम टीचर्स को या हम गवर्नमेंट को या हमारे सिस्टम को क्या कुछ और बदलाव करने की जरूरत है जिससे कि एनईपी बहुत अच्छी सी लगे। मैं दिलीप जी से एक छोटा सा 2 लाइन में ये बात जानना चाहता हूँ। इसका जो क्रियान्वयन है ना, वो तो आपको ही करना है। वो जो डिटेल्स यहाँ पे बताना कठिन होगा, क्योंकि आपकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वहाँ के क्लासरूम की स्थिति है, बच्चों की स्थिति है, तो सामने रख कर आपको ही तय करना पड़ेगा।
cannot give any ready-made answers to this kind of things. लेकिन आप निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि एक बार यदि दृष्टि मिल गई तो सृष्टि आप बदल सकेंगे। धन्यवाद सर। कोई और प्रश्न, कोई और साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप कुछ you are also free to add, it's not necessary you are. सर नमस्कार, मैं अनिल कुमार, डाइट हुसैनपुर रेवाड़ी से। सर आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा और दो बातें जो आपने रखी कि बच्चों में क्वेश्चनिंग स्किल डेवलप की जाए, सर बिल्कुल एप्ट है आपकी बात। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में ये स्किल डेवलप करने के लिए टीचर्स को भी हमें इस प्रकार से ओरिएंट करना होगा कि वो बच्चों में स्किल डेवलप करें। जब टीचर का पोटेंशियल ही नहीं होगा कि बच्चों से क्वेश्चन कैसे करवाए जाएं, तो सर ये पॉसिबल कैसे होगा जी? हाँ, यही तो आपको करना है भाई, आपको क्यों बिठाया है अभी यहाँ? सर मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, टीचर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। मेरा अपना मानना है सर ये कि हर विषय में, साइंस में मान लीजिए, लेकिन जो हमारे ह्यूमैनिटी ग्रुप है सर, इसमें टीचर्स का भी एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि ताकि वो इस प्रकार की स्किल को डेवलप करें। अब जैसे हिस्ट्री का सर हम आप और मैं दोनों सेम एक ही विषय के टीचर हैं सर। हिस्ट्री में आता है कि भाई तकनीक ने कैसे इतिहास को प्रभावित किया, या भारत के वेस्टर्न पार्ट ने भारत के भूगोल किस प्रकार बदला। तो ये क्वेश्चन जो है बियॉन्ड टेक्स्ट है सर, ये बच्चे को सोचने मजबूर करता है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस फॉर्मेशन करना जब टीचर को ही नहीं आएगा सर, वो बच्चों तक कैसे लेकर के जाएगा जी? इसलिए टीचर, इसीलिए जैसे व्हाट यू वांट द स्टूडेंट्स टू डू, यू हैव टू टीच द सेम टू टीचर्स फर्स्ट। यस सर, वी हैव टू मेक ए प्लान फॉर दिस जो है। एग्जैक्टली। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल। जी, मेरे हाथ में, व्हाट इज दिस इन माय हैंड? कैन यू सी? जी यस सर। देख सकते हैं सब लोग? देख सकते हैं सर। पेन। व्हाट इज इट? पेन। मेरे हाथ में क्या है? पेन सर। पेन। एक प्लास्टिक की बनी वस्तु है सर आपके पास। पेन है। आई हैव अ पेन इन माय हैंड। सुनाई दे रहा है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। यस ओके। अभी आप जो पार्टिसिपेंट्स है ना, ये इस मुझे मत प्रश्न पूछना, इस पेन को एक प्रश्न पूछो। प्रश्न 5-6 प्रकार के हो सकते हैं। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। पूछो। पेन तुम क्या लिख सकते हो? नेक्स्ट। आपका कलर क्या है? हाँ, आपका कलर क्या है? यस। नेक्स्ट। पेन आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे? हाँ, रिपीट। तुम किस चीज के बने हो? हाँ ठीक, वेरी गुड। कम ऑन, नेक्स्ट। पेन आप थकते नहीं हो? हाँ, पेन आप थकते नहीं हो लिखते लिखते? करेक्ट, वेरी गुड। ठीक। और so ये एग्जांपल है। If I give you some more time, you will write at least 25 questions. पेन आप कौन से कलर से लिखते हो? करेक्ट। ना अभी आप रुकेंगे यहाँ। अभी if I give you some more time, will you not be able to write at least 25 questions? आप 25 प्रश्न तैयार पूछ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। पूछ सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, पेन आप हमेशा अच्छा ही क्यों लिखते हो? अच्छा और गंदा क्यों लिखते हो? क्यों हमेशा अच्छा ही क्यों नहीं लिखते? अच्छा ठीक है, तो मैंने वो छोड़ दो, अभी प्रश्न नहीं पूछना। माय क्वेश्चन इज, आप सब लोग कोई भी, एनी टॉम, डिक एंड हैरी कैन राइट 25 क्वेश्चंस अबाउट पेन। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। यस सर, वी कैन फ्रेम। तो अभी बच्चों को प्रश्न पूछने की आदत कैसे बढ़ाए, इसका एक उदाहरण है। The students will be reluctant and they will be afraid to ask question to the teachers. Then उनको इस प्रकार की वस्तु लेकर उनको प्रश्न पूछो और ये प्रश्न लिखो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ाते जाएंगे या टीचर पढ़ाते जाएंगे,
वे प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न टीचर को भी पूछो। दिस इज एक्चुअली, ये करने के लिए ये सारा जो है ना, मैं ये भी करो एक्सरसाइज, दिस इज फॉर दिस वी नीड ए वर्कशॉप। प्रश्न कौशल पर एक वर्कशॉप हो सकता है। तो कभी अवसर यदि मिले पेंडेमिक के बाद, तो आप सब लोगों को मिलने से मिलने की मेरी उत्सुकता और भी बड़ी है। I am very eager to meet all of you because of your comments and because of your response. Lovely people, lovely people. Okay. Thank you, sir. Any other question? कोई भी साथी और प्रश्न पूछना चाहे किसी प्रकार का? नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं रूबी से SCRT से। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पॉलिसी में ये बात कही गई है क्या? रूबी जी, आपके साथ ना दूसरा जो माइक है, दोनों माइक एक साथ खुले हैं। सर, ऑफ एक माइक को म्यूट कर दें। सर, ऑफ कर दिया। दिलीप सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पॉलिसी ये कहती है कि हमें करिकुलम को रिड्यूस करना है टू इट्स कोर एसेंशियल्स। तो इस विषय में हमने टीम्स संगठित करी है डाइट्स में, और इस कार्य को शुरू भी किया आइडेंटिफिकेशन करने का। तो बेसिकली हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए जब हम ये एक्टिविटी करें कि कोर एसेंशियल्स तक करना है? क्या हमें सब्जेक्ट वाइज करना है, क्या हमें स्टेज वाइज करना है, और किन बातों का मुख्य मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लान बनाएं, और किन किन बातों का हम विशेष ध्यान रखें जब इस एक्टिविटी को करें? थोड़ा लंबा हो जाएगा ये सारा, लेकिन ये आपने जो शुरुआत की है, तो धीरे धीरे काम करते करते आपको ध्यान में आएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसका ये जो आपने कहा ना कोर एसेंशियल हर सब्जेक्ट का, उसको निकालना, तो ये अभी हमने जो सारी चर्चा की उसको ध्यान में रखकर उसका जो सार निकालना पड़ेगा। बहुत इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन राइट नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्कार। हाँ सर। सर, मैंने ये जो क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछते सर, इसके लिए टीचर की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन क्लासरूम में ठीक होगा तो वो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके लिए हमने रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हमने सर लैंग्वेज, टीचर की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बच्चे की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड क्लासरूम, और क्लासरूम डिस्कोर्स टीचर का कैसा हो, अगर ये इफेक्टिव होगा और टीचर क्या क्या चेंज करे अपने अंदर बच्चों के अंदर, तो बच्चा क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। ऐसा हम डाइट हुसैनपुर रेवाड़ी में कर रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं। अब सर दूसरा प्रश्न मेरा ये है आपसे कि जो हम एक बात सुनो। यस सर, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। ये जो आपने लिखा है ना, वो मुझे भेजने की आप थोड़ा कष्ट करें सर। भेज देंगे हमें ना, आप इस चैट बॉक्स में आपका हमें वो चाहिए ईमेल एड्रेस सर, हम भेज देंगे सर। हमने ना डाइट हुसैनपुर में अंडर द वर्दी प्रिंसिपल सर की गाइडेंस में ऐसा काम किया है, और हम बहुत सारा काम और भी कर रहे हैं। और हमने ये जो पेडागोजी और करिकुलम पे जो पोजीशन पेपर लिखा है, इसकी लेंथ हमारी बहुत बढ़ती जा रही है सर। ये हमारा ही पेपर 100 पेज से ज्यादा का होता जा रहा है। हेलो, अच्छा, इज देयर एनी हेलो सर? डॉक्टर नरेश, आपकी आवाज आ रही है? Dr. Naresh, there is no limit for preparing the number of pages. Actually, you have to come as अभी दिलीप केटकर जी ने भी बोला है कि आप कोर एसेंशियल इसमें से निकाल लीजिए। जैसे पॉलिसी का भी पहले डॉक्यूमेंट जो बना था वो पहले बहुत बड़ा बना था, लेकिन बाद में कैसे उसको 62 पेजेस में बांध दिया गया। इसी प्रकार एक बार आप सारा जो डेवलप करना वो लिख लीजिए, उसके बाद हम उसको कोर एसेंशियल में जो जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क रहेंगे उसमें हम कन्वर्ट। लेकिन ये सबसे लंबा रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर सर ने भी पहले बोला था कि ये हमारा जो एरिया है इट इज वास्ट, इसमें बहुत चीजें जो सारी पॉलिसी की मेन जो डॉक्यूमेंट है वो करिकुलम और पेडागोजी है, तो इसलिए इसका लंबा होना अपरिहार्य है। ये अपने आप होगा ही होगा लंबा, तो लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे सर। इसके अंदर और कुछ सब हेड्स बताए जाएं सर, जो एसेंशियल सब हेड्स और बता दिए जाएं सर, गाइडेंस किया जाए
तो हम सर और बेटर लिख पाएंगे सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सुनील जी। यस सर। थैंक यू वेरी मच। Oh, thank you sir, thank you for your wonderful talk। As मैंने पहले भी थोड़ा बताने का प्रयास किया था कि आपने आज एक मार्गदर्शन के रूप में और एक ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ द करिकुलम फ्रेमवर्क, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर टू टेक केयर, आपने कौन कौन से मुद्दों पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उन सभी मुद्दों पर बारीकी से और उदाहरण के साथ आपने हमारे सामने रखा। चाहे वो बैगलेस डे था, चाहे वो हमारा शिक्षक बदला तो शिक्षा बदली जैसे महत्वपूर्ण शब्द आपने जो कहे, इसके अलावा आपने अन्य जितनी भी बातें कही हैं, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो अनदर वेरी चैलेंजिंग एरिया वेयर वी हैव टू थिंक, डिस्कस हाउ टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द सब्जेक्ट एट 9 to 12, दैट इज आल्सो ए चैलेंज। आपने मल्टीलिंग्विज्म के बारे में बातचीत की, आपने क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके बाद क्लासरूम में जब क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट होगी तो कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे। आपने बात की 21st सेंचुरी स्किल्स में कैसे हमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा कि अनलर्न, रीलर्न एंड लर्न टू लर्न न्यू, ये जो है ये हमारा फोकस पॉइंट रहना चाहिए इस पूरी पॉलिसी में, कि हमें अगर शिक्षक बदला तो शिक्षा बदली, यानी कि शिक्षक को पहले इस चीज के लिए मोटिवेट, इस चीज के लिए तैयार करना कि वो अपने आप को बदल सके, पहले वाले को अनलर्न कर सके और रीलर्न करे और नया सीखे। तो ये अगर एक हमारा जो एक इम्पोर्टेंट जो फीचर बन जाएगा पॉलिसी का, कि हम पहले वाले को कैसे छोड़ें और नई चीजें जो हैं उसके बारे में सोचना शुरू करें, और पीयर लर्निंग से कैसे इफेक्टिव हो सकता है, जो आपने बात की पीयर लर्निंग का इम्पोर्टेंस पे बात की आपने। तो आज बहुत ही ज्यादा अनेक विषयों पर आपने उदाहरण के साथ, चाहे हमें विश्व गुरु बनने की बात कही, चाहे ग्लोबल सिटीजन की बात की, आपने हमें प्रेरणा के रूप में अनेक उदाहरणों के साथ हमारा मार्गदर्शन किया। आज के इस वंडरफुल टॉक के लिए मैं डायरेक्टर SCRT और माय स्टाफ और टीम डाइट हुसैनपुर रेवाड़ी, जिन्होंने इस टास्क पर, इस पोजीशन पेपर पर काम करना है, उनको एक वंडरफुल इनपुट्स दिए, एक गाइडलाइन दी है, एक सोचने के लिए एक दिशा दी है। तो बाकी जो स्ट्रक्चरल के बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल, हमारे कौन से फोकस एरिया हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, आपने उन सब पर चर्चा करके मार्गदर्शन दिया। मैं फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुनील जी। यस सुनील जी। हाँ जी बोलिए। मैं राजवीर बोल रहा हूँ स्टेट इंस्टीट्यूट से। हाँ जी बोलिए। राज्य पुनर्वास केंद्र से। एक दिव्यांगता का क्षेत्र मिस रह गया, दिलीप जी ने भी इस बारे में कुछ वो नहीं उठाया, जो दिव्यांगता के क्षेत्र में है वो भी उनके लिए एजुकेशन। यस very right, that is also wonderful because a position paper on inclusive education is mentioned in the new education policy. Yes, so that area also we have to consider. That is a wonderful. Thank you sir, thank you sir. Any other? चलिए अब क्लोज, अब थैंक्स हो गया, अब आप इसको क्लोज करिए। चलिए ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। Thanks a lot. Thank you, sir. It was a wonderful session. Oh, great. Thank you.